मैं यही कह रहा था, इससे एक चेतना जागृत हुई है देशवासियों में। बिल्कुल बिल्कुल सही सागल साहब जी। पर आलोक सर, आपसे एक और सवाल रहेगा मेरा कि जिस तरीके से आज एक एक भाषण ने हर देशवासी के अंदर एक अलग प्रेरणा का जो ऊर्जा पैदा किया, उसको लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो है वो जो 75 साल के बाद जो भारत बनने जा रहा है वो और भी सशक्त और भी शक्तिशाली बनने जा रहा है। और सर यहां पर एक छोटा सा और ऐड करना चाहूंगा, वायुसेना की जो ताकत थी, वैसे तो वायुसेना की ताकत बहुत पहले से बहुत मजबूत है हमारी, लेकिन अब जिस हिसाब से फाइटर जेट आ रहे हैं, अब जिस हिसाब से एक के बाद एक लड़ाकू विमान आ रहे हैं, तो वो क्या कुछ दर्शा रही है देश के बारे में? जी हाँ, देखिए वायुसेना जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें अभी एक तत्काल प्रयास जारी है, हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 42 स्क्वाड्रन, क्योंकि जब अगर दोनों फ्रंट पे अगर वार होगा, पश्चिम और उत्तर पूर्व यानी चीन और पाकिस्तान के साथ अगर एक साथ हमें युद्ध झेलना पड़ेगा, तो दोनों तरफ हमारी जो वायुसेना है वो बटेगी। तो इसके लिए हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, उसमें अभी भी कमी है। हम तेजी से जहाजों को लेने के और खुद अपने जहाज विकसित करने का काफी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। LCA जो है और तेजस जो है, उसमें कई तरह के बदलाव आए हैं। हमने अपने जहाजों को इतना उन्नत बनाया है DRDO ने और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, HAL वगैरह ने, कि अब देखिए विश्व में दूसरे देश इन जहाजों को खरीदने के पीछे पड़ गए हैं और पश्चिमी देशों के जहाजों की तुलना में ये आगे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोनेशिया मैं आपसे यही पूछने वाला था, मेरा अगला सवाल यही था, आपने पकड़ लिया उसको, कि जिस हिसाब से अभी 6 देशों ने भारत के जो एक भयंकर लड़ाकू विमान की मांग की है और लाइन में लगने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो चीज आप लगातार बता रहे हैं सर। जी, तो क्या है कि हमने जहाज को इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने ढाला है कि आकार छोटा किया जी, उसकी गति तेज की जी, उसकी मारक क्षमता तेज की, उसमें मिसाइल्स के रेंज बढ़ा दिए। तो इससे क्या है कि वो दूसरे जो हवाई जहाज हैं, दूसरे फाइटर्स हैं, उनकी तुलना में एरियल कॉम्बैट में और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में भी ये ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो और दूसरे जहाजों से सस्ता है। तो भारत को तो मैं आने वाले कुछ वर्षों में एक बहुत बड़े रक्षा सामग्री के निर्यातक देश के रूप में देख रहा हूं, कुछ ही वर्षों में आप देखिएगा। और अभी तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अभी हम क्या क्या हमने विकसित किया हुआ है। हमारा जो एक टॉप सीक्रेट मिशन है, अब तो चूंकि आ गया है मीडिया में कहीं कहीं, इसलिए मैं हल्का सा उसका जिक्र कर देना चाहूंगा। काली 10,000, काली 5,000 एंड काली 10,000, ये एक ऐसा हथियार है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। ये हम बैठे बैठे एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इलेक्ट्रॉन्स का पल्स जनरेट करते हैं। 1000 मिलियन गीगावाट का पल्स जनरेट होता है और किसी भी तरह से आने वाले किसी भी तरह का मिसाइल, किसी भी तरह का हथियार, ये इसको 1 सेकंड में उस पल्स को फेंक करके उसको नेस्तनाबूद कर देगा। सारे सिस्टम, सारे एवियोनिक, सारे बिल्कुल सर, बर्बाद हो जाएगा जी। तो ये उसमें थोड़े अनुसंधान अभी और चल रहा है। और आप विश्वास कीजिए, जिस तरह के मिसाइलों में हमने अनुसंधान किया है, हम जानते हैं कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोटो ट्रायल कर लिया है। जी, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक रक्षा में रहने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझता है। तो एक बहुत ही बड़ी बहुत ही तेज गति से हम इधर बढ़ रहे हैं आगे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि आगे आने वाले 4-5 वर्षों में भारत अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा हो पाएगा विश्व। अच्छा, थोड़ा सा मैं थोड़ा अलग नैरेटिव में ये लेकर के जा रही हूँ, ये मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है आलोक सर। जब हम बात इस चीज की कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र की कर रहे हैं, आप मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं, तो रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी है कि हमारे साथ, हम ऐसे देशों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करें जो रक्षा क्षेत्र में हमारे लिए पेट्रोल की तरह काम करें, जो हमें लंबे वक्त तक हमारे साथ खड़े रहें। रशिया और
और इजराइल, दो ऐसे देश हैं भारत के लिए जो रक्षा क्षेत्र में बहुत मजबूत आधार भारत को देते हैं। तो इनके साथ निर्भरता भी हमने घटाई है और ऐसी डील्स की हैं जिसमें इजराइल और रशिया भी बराबर भूमिका निभाते हैं और भारत को थोड़ा अपलिफ्टमेंट के लिए वो सहयोग देते हैं। तो क्या लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र में हम बेहतर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी विदेश नीति और कूटनीति बहुत हद तक सफल साबित हो रही है? जी हाँ, देखिए, हमने दो चीजें अपनाई हैं जिसके कारण हम इतने सफल हो रहे हैं। एक तो हमने ये नीति अपनाई कि हम जिसके साथ भी रक्षा सौदा करेंगे, जो भी डील करेंगे, जो भी परचेज करेंगे, उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील भी होगा। ये हमने मैंडेटरी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें हमें कभी कभी घाटा होता है कि कई देश नहीं तैयार होंगे वो चीज देने के लिए, लेकिन हम इस बात पर अड़े हैं कि हम उसी से सामान लेंगे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार होगा। तो अधिकतर करीब 90% हमने उसी तरह के सौदे किए हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने किया और धीरे धीरे 4-5 सालों में वही चीज हमने अपने अंदर, अपने देश के अंदर हम अपने खुद बनाने लगे। तो इससे एक बहुत बड़ा मेड इन इंडिया का जो सर्ज है वो तेजी से आगे बढ़ा है और हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर रक्षा अनुसंधान जो हमारा हो रहा है वो आज इसी कारण हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल का मैं विशेष रूप से जिक्र करूंगा। इजराइल ने जितना साथ दिया है हमारा, हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐन वक्त पर साथ दिया है। 24 घंटे के अंदर, मैं कारगिल युद्ध में था, मैं श्रीनगर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, सारे फाइटर्स को, उनको रिकवरी करना और उनको टेक ऑफ करके स्टीयर करना टुवर्ड्स द टारगेट, ये मेरा काम था। पहले दिन जब हमने एयर स्ट्राइक शुरू किया तो पता चला कि पहाड़ियों के अंदर में जो बंकर्स में बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उन पर प्रिसीजन बॉम्बिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां के जो पहाड़ी के जो चट्टान होते हैं ना, वो उसके कॉन्टूर्स जो होते हैं वो एक शील्ड का काम करते हैं, बचाव का काम करते हैं। ब्लास्ट होगा तो चट्टानों से आड़ में बच जाते थे। तो इसके लिए हमें एक प्रिसीजन बॉम्बिंग की जरूरत थी। हमारे पास उस तरह के प्रिसीजन बॉम्बिंग उस समय नहीं था। 24 घंटे से भी कम समय में इजराइल ने ला करके हमें दिया, फिट किया, ट्रेन किया और 24 घंटे में हमने मिराज में वो फिट करके उड़ा के और 3rd डे से हमने प्रिसीजन बॉम्बिंग शुरू की और हाहाकार मच गया कारगिल में। तो इजराइल सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे हथियार हमें दे रहा है, कई ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसके साइंटिस्ट हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं हमारे अपने इंडिजिनस वेपन डेवलपमेंट में, जिसका हमें हम हमेशा आभारी रहेंगे। दूसरी बात, रूस हमारा हमेशा साथ देता रहा है, गाढ़े समय पर साथ देता रहा है, इसलिए हमें रूस का साथ कभी नहीं छोड़ना है। हम 71 का युद्ध नहीं भूल सकते, जब अमेरिकी बेड़ा और ब्रिटिश का जहाजी बेड़ा हमारे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा था। ये रूस ने तत्काल कुछ ही दिनों के अंदर फास्टेस्ट, अधिकतम गति से अपनी पनडुब्बियां भेजी और अचानक अमेरिकी बेड़ा ने पाया कि उसके और भारतीय तट के बीच में रूसी पनडुब्बियां आके खड़ी हो गई हैं। तो हमें ये चीज कभी नहीं भूलना चाहिए, रूस हमारा हमेशा का साथी है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ कूटनीति ये है, हमारी दूरदर्शिता जो हमारे सरकार ने दिखाई है वो ये है कि इसके बावजूद जहां पर आवश्यकता हुई, जहां जरूरत महसूस हुई, हमने अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी उन्नत किस्म के अच्छे टेक्नोलॉजी के हथियार लिए, बिना रूस से संबंध खराब किए हुए। बिल्कुल, ये हमारी कूटनीति की सफलता का परिणाम है। सर बिल्कुल सर, ये परिणाम है सफलता का। लेकिन इस बीच एक बार फिर से मैं वो बाइट सुनाना चाहूंगा, वो जो पीएम मोदी ने कहा एक बड़े मंच से जो कहा, लाल किले से जो एक बयान, जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक बातें कही, वो मैं जल्दी सुनाऊंगा। लेकिन इस बीच सहगल सर के पास मैं